नमस्कार। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास में कंपनी का अर्थ समझा था, कंपनी के मीनिंग देखे थे, कंपनी के प्रकार समझे थे। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास में आते हैं कंपनी के शेयर। देखिए, कंपनी का स्ट्रक्चर एक बड़े लेवल पे होता है जिसमें कैपिटल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है। तो एक अकेला व्यक्ति इतना पैसा न लगाकर बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर कंपनी को चलाता है। तो जो लोग कंपनी के साथ में अटैच होते हैं उनको कंपनी के सदस्य बोलते हैं और वो सदस्य जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ पैसा देते हैं और उस पैसे को हम यहाँ पे एक प्रकार से शेयर कहते हैं। और शेयर की एक छोटी सी डेफिनेशन समझते हैं। शेयर का अर्थ होता है कंपनी की कुल पूंजी में छोटे छोटे टुकड़े अंश कहलाते हैं। कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसी कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक कंपनी एक्स लिमिटेड है जिसकी टोटल कैपिटल 5 लाख रुपए है। हमने इसको 100 रुपए के एक भाग में बांट दिया। टोटल हमारे पास में 5,000 शेयर हो गए। तो हम ये कहते हैं कि कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, तो कंपनी के पास टोटल 5,000 शेयर हो गए। इस प्रकार से हमारी कंपनी का टोटल कैपिटल हो गया 5 लाख रुपए। तो ये थे आपके मीनिंग ऑफ शेयर। कंपनी की कुल पूंजी के छोटे छोटे टुकड़े अंश कहलाते हैं। अब अंश हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समता अंश, एक होता है पूर्वाधिकार अंश। देखो, समता अंश पूर्वाधिकार अंश होते तो अंश ही है, लेकिन दोनों में कुछ फर्क है कि समता अंश हम किसको कहेंगे, पूर्वाधिकार अंश किसको कहेंगे। तो ये टॉपिक वैसे आप लोगों ने 11th में समझा था, 11th बिजनेस के अंदर एक अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर हम यहाँ पे वापस डिस्कस करते हैं। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश दोनों में कुछ अंतर है। डायरेक्टली हम एज ए मीनिंग तो इसको नहीं समझ पाएंगे। इन दोनों के बीच में कुछ अंतर है। मैंने यहाँ पे कुछ अंतर के आधार लिखे हैं, उसी के आधार पर हम इन दोनों में कुछ अंतर क्रिएट करते हैं। पहला है लाभांश। तो सबसे पहले तो हम लाभांश का अर्थ जानते हैं कि लाभांश होता क्या है। देखिए, जिस प्रकार से एक व्यक्ति बिजनेस करता है लाभ के उद्देश्य से, तो ठीक इसी प्रकार से वो किसी कंपनी का शेयर खरीदता है लाभ के उद्देश्य से। शेयर को या कैपिटल को एक ही बात है। आप शेयर अलग नहीं है, कैपिटल अलग नहीं है, क्योंकि शेयर ही कैपिटल का पार्ट है। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति कैपिटल इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक इसी प्रकार से किसी कंपनी का शेयर खरीद के उससे प्रॉफिट लेना। तो प्रॉफिट में पार्ट, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट इट्स कॉल्ड डिविडेंड। एंड ऑफ द ईयर जितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में एक हिस्सा हमारे लिए लाभांश कहलाता है। लाभ का हिस्सा लाभांश। तो कंपनी साल जैसे ही पूरा होता है लाभांश भुगतान करती है। तो पहले लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार अंशधारियों को होता है, बाद में समता अंशधारियों को होता है। पहला अंतर लाभांश, तो पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों का लाभांश भुगतान होगा, बाद में समता अंशधारियों को होगा। लाभांश की दर, रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर के लिए फिक्स होती है, इक्विटी शेयर के लिए फिक्स नहीं होती है, घटती बढ़ती रहती है। बकाया लाभांश मीन्स होता है जिस साल कंपनी को लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए जरूरी तो है नहीं कि लाभ ही होगा, किसी साल हानि भी हो सकती है। तो जिस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है उस वर्ष का लाभांश बकाया लाभांश कहलाता है। और ये जो बकाया लाभांश है वो केवल प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट होता है, इक्विटी शेयर को नहीं होता है। मीन्स प्रेफरेंस शेयर को जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल इस डिविडेंड को भी साथ में पे किया जाता है, इक्विटी शेयर को नहीं करते हैं। पूंजी वापसी, कंपनी समापन के समय पहले पूंजी प्रेफरेंस शेयर को दी जाती है, बाद में इक्विटी शेयर को मिलेगी। व्यवसाय प्रबंध, प्रेफरेंस शेयर होल्डर व्यवसाय प्रबंध में हिस्सा नहीं लेते हैं। जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर है वो तो व्यवसाय प्रबंध में हिस्सा लेते हैं, लेकिन पूर्वाधिकार अंश व्यवसाय प्रबंध में हिस्सा नहीं लेते हैं। मताधिकार, पूर्वाधिकार अंशधारियों को किसी प्रकार का कोई मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन समतांशधारियों को मत देने का अधिकार होता है। मत यानी वोटिंग राइट। यदि किसी प्रकार का डिसीजन कंपनी में लेना है तो यूं तो अकेला व्यक्ति तो है नहीं कंपनी चलाने वाला, बहुत सारे सदस्य होते हैं, वो सारे सदस्य मिलकर कोई निर्णय लेते हैं, तो उस निर्णय के लिए मत देने का अधिकार रखा जाता है। तो वो पूर्वाधिकार अंशधारियों का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन समतांशधारियों के पास ये अधिकार होता है। शोधन वर्ड आता है, शोधन, जिसको इंग्लिश में रिडम्पशन बोलते हैं। रिडम्पशन का मतलब होता है कि कंपनी ने लोगों को शेयर दिया और वहां से पैसे लिए हैं। कंपनी अपना शेयर देती है, लोगों से पैसे लेती है। तो जो पैसे लिए हैं शेयर के बदले में कंपनी उस पैसे को रिटर्न करेगी, तो उसे कहते हैं शोधन। इसकी डेफिनेशन होती है कि भुगतान के किसी भी विकल्प को अपनाते हुए कंपनी अपना अंश वापस लाना, वो होता है शोधन। तो केवल एकमात्र ऐसे प्रेफरेंस शेयर है जिनका शोधन कंपनी जीवन काल में करती है, बाकी किसी का नहीं होता। शोध्य पूर्वाधिकार अंशों को
का शोधन कंपनी जीवन काल में कर लेती है, बाकी समता अंशधारियों का शोधन जीवन काल में नहीं होता है। तो ये थे इसके कुछ अंतर। नेक्स्ट आते हैं पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। प्रेफरेंस शेयर आपने 11 में भी देखा होगा, टोटली 8 प्रकार के होते हैं। पहला आता है संचयी पूर्वाधिकार अंश, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें कंपनी लाभ एवं हानि दोनों स्थितियों में लाभांश भुगतान करती है। लाभ है तब तो देना ही है, लेकिन हानि होगी तो जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल वापस वो जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड होता है वो पेमेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको कंपनी लाभ और हानि दोनों स्थितियों में लाभांश का भुगतान करती है। असंचयी जस्ट इसका उल्टा है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें केवल लाभ की स्थिति में ही भुगतान किया जाता है। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें लाभांश केवल लाभ की स्थिति में ही दिया जाता है। संचयी लाभ और हानि दोनों स्थितियों में मिलता है। असंचयी जिन्हें केवल लाभ की स्थिति में ही लाभांश भुगतान होता है। परिवर्तनशील ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें कंपनी समता अंश में परिवर्तित कर लेती है। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका कंपनी समता अंश में परिवर्तन कर लेती है उन्हें बोलते हैं परिवर्तनशील। और ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें कंपनी समता अंश में परिवर्तित नहीं करती है, जिन्हें कंपनी ट्रांसफर नहीं कर सकती है, उसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर, मतलब अपरिवर्तनशील। शोध्य पूर्वाधिकार अंश ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका कंपनी जीवन काल में शोधन कर लेती है। अच्छी डेफिनेशन है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिए, लिख दीजिएगा। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका कंपनी जीवन काल में शोधन कर लेती है। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका कंपनी जीवन काल में शोधन कर लेती है शोध्य पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। और अशोध्य ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका कंपनी जीवन काल में शोधन नहीं करती है, जिसका शोधन समापन के समय होता है, जैसे ही कंपनी समाप्त होगी उस समय शोधन होगा, वो अशोध्य है। भागित ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें सभी प्रकार का लाभांश चुकाने के बाद, सभी प्रकार का मतलब जितने भी टाइप के शेयर है उन सबका पेमेंट करने के बाद शेष लाभों में जिन्हें हिस्सा मिलता है उन्हें भागित पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें सभी प्रकार के लाभों में या सभी प्रकार के लाभांश भुगतान करने के बाद शेष लाभों में हिस्सा दिया जाता है उन्हें भागित पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अभागित ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें केवल एक निश्चित दर से, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें केवल एक निश्चित दर से लाभांश भुगतान करते हैं उन्हें अभागित पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। तो ये थे आपके पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, पूर्वाधिकार और समता अंशों में अंतर। अब हम समझते हैं पूंजी संरचना। देखिए, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार के बाद अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर समझते हैं। कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल को अलग अलग 6 भागों में बांटा गया है। ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। टोटली हमारे पास में 6 प्रकार हैं और उन 6 प्रकार को थोड़ा सा समझिएगा क्या होता है ये। पहला, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल कि कंपनी समामेलन के समय सीमा नियम में वर्णित अधिकतम पूंजी। समामेलन मतलब कंपनी जब बनती है, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उस समय कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है। आप लोगों ने देखा होगा 11 के टाइम में आपके पास 2 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एमओए और एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। पार्षद सीमा नियम किसी भी प्रकार की कंपनी को बनाना अनिवार्य होता है, जिसके अंतर्गत कम से कम आप 6 से 7 पॉइंट क्लियर कर लेते हो, जिसमें से एक पॉइंट आता है कैपिटल। कैपिटल जो पूंजी होती है वो आपको अपने सीमा नियम में पहले से क्लियर कर लेनी है कि आप कितना पैसा लगाओगे, कितना पैसा लग सकता है आपकी कंपनी में। तो वो जो कैपिटल आपने सीमा नियम में लिखी है वही कंपनी की ऑथराइज कैपिटल होती है, अधिकृत पूंजी कहलाती है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से देखते हैं कि कंपनी के समामेलन के समय उसके सीमा नियम में वर्णित अधिकतम पूंजी अधिकृत पूंजी कहलाती है। नेक्स्ट आता है निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब होता है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी जनता में निर्गमित करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास में 5000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का है। टोटली आपके पास 5000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का है, तो टोटल आपके पास कैपिटल हो गई 5 लाख। जो 5 लाख इक्विटी शेयर मतलब कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल। अब इस ऑथराइज कैपिटल को इसमें से
कंपनी कितने शेयर लोगों में देना चाहती है, ये तो ऑथराइज थी। अब इसमें से कंपनी कुछ शेयर लोगों को देना चाहती है, जैसे मान लीजिए इसमें से 2000 शेयर लोगों को देना चाहती है, तो ये हो गई इश्यूड शेयर। तो इश्यूड कैपिटल का मतलब होता है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी जनता में निर्गमित करना चाहती है। अब सब्सक्राइब कैपिटल, कंपनी देना 2000 चाहती थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2000 ही पॉपुलेशन आपके पास में आए, 2000 सब्सक्राइबर आपके पास में आए, कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो जितने अंश खरीदने के लिए लोग आपके पास आ जाते हैं उन्हें बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, कि निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा खरीद लिया जाता है वो कहलाता है आपका प्रार्थित पूंजी। अब 100 रुपए का शेयर था, जरूरी नहीं कंपनी 100 रुपए एक साथ में मांग लेती है, कंपनी की जैसी आवश्यकता उसके अनुसार आपको कंपनी को पैसा मांगना होता है। तो कंपनी यदि मान लीजिए 100 रुपए एक साथ में नहीं मांगती है, कंपनी ने 50 रुपए मांग लिए, 25 रुपए मांग लिए, 10 रुपए मांग लिए, तो जितना पैसा पब्लिक से मांगती है, कॉल करती है, उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो जनता से मांगा जा चुका है कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। अब जितना मांगा है उसमें से पब्लिक आपको पेमेंट करती है, तो मांगी गई पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा चुका दिया जाता है, जो पेमेंट कर दिया है, वो होता है आपका पेड अप कैपिटल। और जो पैसा नहीं मांगा है उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ये पैसा आपको एटलीस्ट फाइनली कंपनी समाप्त होती है, बंद होती है, उस समय मांगना होता है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर के पार्ट थे, टोटली 6 प्रकार के होते हैं। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।